इमेजिन कीजिए 27 फरवरी 2018 की एक शांत सुबह की। डेल्टोना फ्लोरिडा में एक 25 साल का नौजवान पैट्रिक डे ला सैडा अपने घर में खड़ा था। अपनी मंगेतर जेसिका के लिए एक कस्टम मेड शादी की अंगूठी का इंतजार कर रहा था। वो शादी की बातें कर रहा था, फ्यूचर प्लान कर रहा था, प्यार, परिवार, खुशहाली। लेकिन उसको कहाँ पता था कि अंगूठी की डिलीवरी की जगह उस दिन उसकी मौत दरवाजे पर दस्तक देने वाली थी। जैसे ही वो डिलीवरी रिसीव करने के लिए दरवाजा खोलने जाता है तो उस पर फायर होती हैं 4 गोलियां। एक गोली उसके सर पर, दूसरी चेहरे पे, एक गोली उसके सीने पर और आखिरी गोली उसके कूल्हे पर। यानी कि शूटर ने उसके सर से गोलियां मारना चालू किया और फिर नीचे की तरफ उसको गोलियां मारता रहा। पर अजीब बात है कि क्राइम सीन पर गोलियों के खोल कहीं भी नहीं मिले। उसका लैपटॉप गायब था और सिक्योरिटी कैमरे का हार्ड ड्राइव भी चोरी हो चुका था। क्या ये एक परफेक्टली प्लान्ड मर्डर था? Immediately realized that this was a calculated murder. कौन था वो शख्स जिसने पैट्रिक के सपनों को चकनाचूर कर दिया? किलर ने सारे सबूत तो मिटा दिए थे, पर फिर डिटेक्टिव्स ने कैसे इस केस को सुलझाया? द डार्क फाइल्स के आज के एपिसोड में हम इस मर्डर मिस्ट्री का हर पर्दा हटाएंगे। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज की हमारी कहानी किसी हॉलीवुड फिल्म से कम नहीं है और इस कहानी में आने वाले ट्विस्ट आपको और भी हैरान कर देने वाले हैं। कहानी के साथ साथ हमारी हर वीडियो की तरह आपको मनोवैज्ञानिक पहलू भी बताया जाएगा, ताकि आप ऐसे क्राइम्स और क्रिमिनल्स से जागरूक रहें। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं मर्डर से 1 साल पहले से, यानी 2017 की गर्मियों से। डेल्टोना फ्लोरिडा में रहता था पैट्रिक डे ला सैडा। 25 साल का वो जिंदा दिल लड़का जिसकी हंसी और स्माइल हर किसी को अपना बना लेती थी। Patrick was a wonderful son, and he loved kids, he loved babies, and I really was looking forward to have grandchildren from him. पैट्रिक अपने पिता मैक्स के साथ डेल्टोना की एक 9 एकड़ की प्रॉपर्टी में रहता था। गेट से लेकर अंदर तक कई सिक्योरिटी कैमरे उस प्रॉपर्टी पर लगे हुए थे। फिर जून 2017 में पैट्रिक की जिंदगी में एक नया मोड़ आता है, जब वो जेसिका देवनानी से पहली बार मिला, एक डेटिंग ऐप प्लेंटी ऑफ फिश पर। जेसिका 29 साल की खूबसूरत और स्मार्ट लड़की थी, जो कि ऑरलैंडो में एक बैंक में जॉब करती थी। 6 महीने के बाद दिसंबर 2017 में पैट्रिक ने जेसिका को प्रपोज किया, एक टेम्परेरी अंगूठी के साथ, क्योंकि असली शादी की अंगूठी कस्टम मेड थी, जिसको डिलीवर होने में कुछ दिन लगने वाले थे। Of course, I said yes. I was so excited. The ring that Patrick designed for me, it was actually supposed to arrive within that week that he passed away. जेसिका ने तुरंत उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट भी कर लिया था और दोनों शादी की प्लानिंग में डूब गए। कभी फ्लोरिडा में बीच पर डेस्टिनेशन वेडिंग की बात, तो कभी फ्रांस में जहां पैट्रिक की मां रहती थी। यहां तक की कहानी में कुछ नेगेटिव चीज नजर नहीं आती। हालांकि पैट्रिक और जेसिका की जिंदगी बड़ी खुशहाल नजर आती है। तो फिर सवाल ये मन में आता है कि वो आखिर कौन था जो पैट्रिक को मार सकता था? Any reason why someone would want Patrick dead? क्या पैट्रिक की किसी से दुश्मनी थी, या फिर सच हमारी सोच से परे का है जो इस कहानी को और ही दशा देने वाला था? चलिए एक एक करके इन सवालों की गुत्थी को सुलझाते हैं हमारी आगे की इस कहानी में। अब बात करते हैं उस खौफनाक दिन की। 27 फरवरी 2018 सुबह 7:15 बजे पैट्रिक के पिता मैक्स को उस टाइम एक फोन कॉल आता है। कॉलर कहता है, पैट्रिक के लिए डिलीवरी है तो गेट खोल दीजिए। मैक्स उस वक्त कंस्ट्रक्शन साइट पर था, जो कि घर से 1 घंटे की दूरी पर था। उसने जवाब दिया कि पैट्रिक को सीधा कॉल कर लीजिए, लेकिन कॉलर ने पैट्रिक का नंबर नहीं लिया और फोन काट दिया। ये बात मैक्स को कुछ अजीब सी लगी। पैट्रिक शायद उत्साहित था, सोच रहा था कि जेसिका की शादी की अंगूठी आ रही है। It was actually supposed to arrive within that week. लेकिन वहां कोई डिलीवरी बॉय नहीं था, वहां था एक हत्यारा जिसने हाई पावर राइफल के साथ पैट्रिक के सर से लेकर कूल्हे तक 4 गोलियां दागी। पैट्रिक उसी पल जमीन पर गिर पड़ा। हत्यारे ने गोलियों के खोल सावधानी से हटाए, पैट्रिक का लैपटॉप चुराया और सिक्योरिटी सिस्टम का डिजिटल स्टोरेज यूनिट भी ले गया। उधर जेसिका ऑरलैंडो में अपने बैंक जॉब पर थी। हर सुबह पैट्रिक का गुड मॉर्निंग मैसेज आता था, लेकिन आज उसका फोन खामोश था।
तभी जेसिका को 2 कॉल आते हैं, एक ऐसे शख्स से जिसे उसने महीनों से नहीं सुना था। कॉलर आईडी देखकर उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने पहले तो कॉल्स को इग्नोर किया, लेकिन फिर भी उसके मन में एक अजीब सा डर बैठ गया। उसने पैट्रिक को कॉल किया, 1 बार, 2 बार, फिर बार-बार, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। फिर 2 घंटे के बाद जेसिका का सब्र टूट गया। उसने काम छोड़ा और कार लेकर सीधा पैट्रिक के घर की तरफ दौड़ पड़ी। सुबह 11:30 बजे जेसिका पैट्रिक के घर पहुंची। सामने का दरवाजा खुला था, शीशा टूटा हुआ था और फिर उसने पैट्रिक को देखा। वो खून के पूल में पड़ा हुआ था, बिना हलचल के। जेसिका ने फौरन इमरजेंसी कॉल लगाया और पुलिस तुरंत वहां पहुंच गई। डिटेक्टिव चैड वीवर ने क्राइम सीन देखा। 4.300 ब्लैकआउट गोलियां थी, जो AR-15 जैसी राइफल में इस्तेमाल होती हैं, लेकिन गोलियों के खोल गायब थे। पैट्रिक का लैपटॉप चोरी था और सिक्योरिटी हार्ड ड्राइव भी गायब था। वीवर ने कहा कि ये कोई आम क्राइम नहीं था, ये एक सोची समझी साजिश थी। Immediately realized that this was a calculated murder. वोलूसिया काउंटी शेरिफ ऑफिस ने ये केस अपने हाथ में लिया और लीड डिटेक्टिव चैड वीवर को पता था कि ये एक पेचीदा मर्डर मिस्ट्री केस है। सबसे पहला सवाल हर कोई पूछ रहा था, पैट्रिक को मारने वाला कौन हो सकता है? पुलिस ने सबसे पहले जेसिका से बात की। उसने एक नाम लिया और बताया कि उस शख्स ने महीनों तक उसे और पैट्रिक को धमकियां दी थी, लेकिन पुलिस ने जल्दबाजी नहीं की। उन्होंने दूसरी लीड्स भी चेक की ताकि कोई गलती ना हो। पैट्रिक के पिता मैक्स ने बताया कि उनका एक पड़ोसी था, आर्मी वेटरन, जिसका पैट्रिक से पुराना झगड़ा था। 2017 में इस पड़ोसी ने पैट्रिक पर गोली चलाई थी, उसे चोर समझकर। फिर जनवरी 2018 में उसने रिवॉल्वर लेकर पैट्रिक को धमकाया। पुलिस ने जांच की और पता चला कि ये पड़ोसी मर्डर के दिन जेल में था, क्योंकि उसे बेकर एक्ट के तहत अरेस्ट किया गया था। Individual could not have committed the crime because he physically was in custody. इसीलिए ये लीड ठंडी पड़ गई। पैट्रिक के फादर से बातचीत के बाद पुलिस को मर्डर के दिन आई डिलीवरी की कॉल के बारे में पता चला। पुलिस ने जब इस कॉल को फर्दर इन्वेस्टिगेट किया तो पता चला कि ये कॉल एक बर्नर फोन से आया था, जो सिर्फ मैक्स और एक अनजान नंबर से कनेक्ट था। अब बर्नर फोन का अगर आपको नहीं पता तो बता दूं कि बर्नर फोन एक सस्ता प्रीपेड मोबाइल फोन होता है, जिसे लोग गुप्त कॉल्स या मैसेज करने के लिए यूज करते हैं और फिर फेंक देते हैं ताकि पुलिस या कोई और उसे ट्रैक ना कर पाए। ये फोन किसी पर्सनल अकाउंट या नाम से लिंक नहीं होते, जैसे कि कोई यूज एंड थ्रो सिम, जैसे क्राइम थ्रिलर फिल्मों में दिखाया जाता है। फिर जेसिका ने पुलिस को बताया कि उस दिन उसको 2 कॉल आए थे, एक ऐसे इंसान से जिससे उसकी महीनों से बात नहीं हुई थी, लेकिन कॉलर आईडी देखकर उसका दिल बैठ गया था। पुलिस ने जेसिका से उस शख्स को कॉल बैक करने को कहा, क्योंकि वो पूरी बात रिकॉर्ड करना चाहते थे कि अगर उस फोन कॉल से उनको कोई भी सबूत या टिप मिलती। जेसिका ने उस नंबर पर कॉल किया और गुस्से में बोलना चालू कर दिया कि तूने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। तूने कहा था कि तू पैट्रिक को मारने के लिए हिटमैन हायर करेगा। Okay. Call him, put him on speaker. Hello. Hey, you ruined my life. You got your revenge and you ruined my life. What are you talking about? And we said enough is enough. I can't do this. I'm gonna hire a hitman. I'm gonna kill him. No, that's not, no. I didn't say that. वो शख्स चालाक था और समझ गया कि ये पुलिस की कोई चाल थी, और वो बड़ी चालाकी से कहने लगा कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मैं तो तेरा दोस्त हूँ। I want to find out if it is you. No, it's not. I'm your friend. I did not do this. अब इस कॉल करने वाले दोस्त का नाम था ग्रेगरी बेंडर। पुलिस को उसका जवाब झूठा लगा और उसकी आवाज से उनको उस व्यक्ति पर शक भी होने लगा। पुलिस के पास कोई सबूत तो नहीं थे जो उनको पैट्रिक के कातिल तक पहुंचा सकते, लेकिन अब पुलिस के पास एक पोटेंशियल सस्पेक्ट था, जो था ग्रेगरी बेंडर, 50 साल का रईस हेज फंड मैनेजर, जिसके पास पैसा और रुतबा काफी था। अब ग्रेगरी बेंडर पुलिस की नजर में पोटेंशियल सस्पेक्ट क्यों था? चलिए इसको समझते हैं जेसिका की जिंदगी के एक पुराने किस्से से। इस कहानी की शुरुआत होती है 2009 से, जब जेसिका उस टाइम 21 साल की थी। बेंडर से ऑनलाइन मिली। बेंडर, जो उससे 20 साल बड़ा था, वो उसको अपने प्यार के जाल में फंसा लेता है। उनका रिश्ता 8 साल तक चला। बेंडर ने जेसिका को सगाई की अंगूठी दी, शादी का वादा भी किया,
2017 में जेसिका को एक बड़ा धोखा मिला। बेंडर किसी बीमारी के चलते हॉस्पिटल में था। जेसिका उसको मिलने के लिए बिना बताए हॉस्पिटल जाती है क्योंकि वो बेंडर को सरप्राइज देना चाहती थी, लेकिन वो नहीं जानती थी कि उल्टा उसको ही सरप्राइज मिलने वाला था। वहां उसकी मुलाकात होती है डायमारा सांचेज से, जो बेंडर की पत्नी थी। जी हाँ, सही सुना आपने, बेंडर पहले से ही शादीशुदा था और उसने ये बात जेसिका से छुपाई थी। यहाँ पे जेसिका को बहुत बड़ा धक्का लगा, जिससे जेसिका का दिल टूट गया। उसने बेंडर को अल्टीमेटम दिया कि या तो वो डायमारा को तलाक देगा, नहीं तो वो उससे अपना रिश्ता खत्म कर देगी। बेंडर पहले तो टाल मटोल करता रहा और जेसिका को कहता रहा कि उसने डायमारा से शादी एक बिजनेस के चलते की थी। डायमारा ने पहले ही तलाक फाइल कर दिया था, जो 2017 में फाइनल हो गया था, लेकिन उधर जेसिका ने भी बेंडर को हमेशा के लिए छोड़ दिया था। जून 2017 में जेसिका की मुलाकात पैट्रिक से हुई। दोनों का प्यार फेसबुक पर चमक रहा था। बेंडर को यह बात बर्दाश्त नहीं हुई। उसने पैट्रिक को धमकियां भेजनी शुरू कर दी और कहा कि जेसिका से दूर रहे, नहीं तो वो उसको खत्म कर देगा। वो जेसिका को एक वॉइस मेल में कहता है कि मैं इंस्ट्रक्शंस दे रहा हूं और मेरा प्लान एक्शन में आएगा। I'm making a phone call. I'm giving instructions, and I'm going to have my plan put into action. बेंडर ने एक प्राइवेट जासूस हायर किया, जिसके जरिए वो पैट्रिक के बारे में सारी जानकारी इकट्ठी कर रहा था। बेंडर खुद जेसिका को डिनर पर लेकर गया था और वो जासूस वीडियो बना रहा था ताकि वो वीडियो पैट्रिक को भेजकर उनके बीच फूट डाल सके। जेसिका ने इसके बारे में बताया कि वो डर गई थी, बेंडर को शांत करना चाहती थी, इसीलिए डिनर पर गई ताकि वो पैट्रिक को नुकसान ना पहुंचाए। पैट्रिक और जेसिका ने बेंडर के खिलाफ रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर फाइल किया। पैट्रिक का ऑर्डर अक्टूबर 2017 में रिजेक्ट हो गया, लेकिन जेसिका का दिसंबर 2017 में पास हो गया। बेंडर को अपनी गन कलेक्शन सरेंडर करनी पड़ी क्योंकि उसका कंसील्ड वेपन परमिट 2016 में एक्सपायर हो चुका था। यहाँ तक की कहानी में ये तो क्लियर हो जाता है कि बेंडर एक पोटेंशियल सस्पेक्ट क्यों था और पुलिस ने उस पर अपना सारा फोकस डाल दिया था और उसको ट्रैक करना चालू कर दिया था, लेकिन वो उसके खिलाफ सबूत जुटाने में नाकामयाब रहे। तभी इस केस में एक गेम चेंजर मोमेंट आया। बेंडर की एक्स वाइफ ने डिटेक्टिव वीवर को फोन किया और कहीं मिलने को कहा। वो औरत यानी कि डायमारा बहुत डरी हुई थी और चुपके से पुलिस को कुछ बताना चाहती थी। उसने पुलिस को बताया कि मैंने न्यूज में पैट्रिक के मर्डर की बात सुनी और मुझे कुछ याद आया। मेरे एक्स हस्बैंड यानी कि बेंडर के पास एक नीली स्पाइरल नोटबुक थी जिसमें उसने पैट्रिक के मर्डर का पूरा प्लान लिखा था। जब उसने बेंडर को उस नोटबुक के बारे में पूछा तो बेंडर ने कहा कि ये बस मेरी एक फिक्शनल स्टोरी है, कुछ सीरियस नहीं। लेकिन न्यूज देखकर उसे यकीन हो गया था कि ये फिक्शनल स्टोरी नहीं, हकीकत थी। अब पुलिस को लीड मिल चुकी थी और वो बेंडर को बिना भनक लगे उसके घर को सर्च करना चाहते थे। फिर पुलिस को उसको अरेस्ट करने का चांस तो मिल गया था क्योंकि बेंडर की जेसिका को मर्डर से पहले की कॉल एक सबूत था कि बेंडर ने रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर तो तोड़ा था क्योंकि उसको कोर्ट ने जेसिका से कांटेक्ट करने से मना किया था। लेकिन पुलिस को पता था कि वो 24 घंटे में जेल से बाहर आ जाएगा क्योंकि उसके पैसे के चलते उसके पास बहुत बड़े बड़े वकील थे। तो इन 24 घंटे में पुलिस को कोई ठोस सबूत ढूंढने थे। पुलिस ने बेंडर के अरेस्ट के तुरंत बाद एक सर्च वारंट लिया और बेंडर के घर पर छापा मारा। उसका घर विंडरमेयर में एक आलीशान हवेली थी। वहां उसके ऑफिस के कूड़ेदान में वो नीली नोटबुक मिली। उसमें लिखा था पैट्रिक का एड्रेस, प्रॉपर्टी का नक्शा, फुटप्रिंट छुपाने के लिए शूज के नीचे डक्ट टेप यूज करना, गाड़ी का लाइसेंस प्लेट चेंज करना, सबूत मिटाने के लिए कपड़े जलाना और यूज्ड ग्लव्स को फेंकना। सोची प्लान को इतनी गहराई से नोटबुक में लिखा गया था कि कोई भी सबूत पुलिस के हाथ ना लग सके। नोटबुक में पैट्रिक के कुत्ते ऑप्टिमस के साथ साथ पैट्रिक के घर के अंदर की डिटेल्स का भी जिक्र था। पुलिस को एक और बड़ा सबूत मिला, उसके ड्रॉयर में एक .300 ब्लैकआउट शेल केसिंग जो क्राइम सीन की गोलियों से बिल्कुल मैच करती थी। पुलिस ने बर्नर फोन भी उसके घर से बरामद कर लिया जिसका डेटा दिखाता था कि वो मर्डर की सुबह डेल्टोना में एक्टिव था। अब इतने सबूत होने के बाद भी बेंडर बहुत कॉन्फिडेंट था कि पुलिस उसका कुछ नहीं कर सकती क्योंकि अब तक कोई भी डीएनए प्रूफ नहीं मिला था जो इन सबूतों से बेंडर को जोड़ सकता था। क्या बेंडर का प्लान इतना चालाक था कि वो कानून के शिकंजे से बच जाता? चलिए इसका जिक्र भी कर लेते हैं। 28 फरवरी 2018 को मर्डर से सिर्फ 24 घंटे के बाद ग्रेगरी बेंडर को अरेस्ट कर लिया गया। पहले उसे रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर तोड़ने के लिए पकड़ा गया, लेकिन जल्द ही उसके घर से सबूत मिलने पर उस पे फर्स्ट डिग्री मर्डर का चार्ज लगा। अब ट्रायल शुरू हुआ मई 25, 2021।
वो लूसिया काउंटी कोर्ट हाउस में। यह कोर्ट रूम ड्रामा भी किसी फिल्म से कम नहीं था। प्रोसिक्यूशन की टीम एंडी और एशली ने बेंडर को हत्यारा साबित करने की पूरी ठान रखी थी। उनके पास सबूतों का खजाना था। वो नीली स्पाइरल नोटबुक जिसमें मर्डर का पूरा प्लान लिखा था, .300 ब्लैकआउट शेल केसिंग जो क्राइम सीन की गोलियों से बिल्कुल मैच करती थी, और बर्नर फोन जिसका डेटा दिखाता था कि वो मर्डर की सुबह डेल्टोना में एक्टिव था। और ये बर्नर फोन सिर्फ मैक्स और बेंडर के पर्सनल फोन से कनेक्ट था। लेकिन बेंडर बहुत कॉन्फिडेंट था। वो कोर्ट में सूट बूट में बैठा, चेहरे पर हल्की मुस्कान लिए, जैसे उसे यकीन था कि वो आसानी से बच जाएगा। क्यों? क्योंकि क्राइम सीन पर ना तो कोई डीएनए था, ना मर्डर वेपन रिकवर हुआ था, और ना ही कोई चश्मदीद गवाह था। बेंडर ने अपने पैसे की ताकत दिखाई। उसने फ्लोरिडा के टॉप डिफेंस अटॉर्नी रिचर्ड पार्कर को हायर किया, जो हर कीमत पर उसे बचा लेना चाहता था। पार्कर ने कोर्ट में दलील दी कि ये केस एक फिक्शनल स्टोरी और हकीकत का फर्क है। नोटबुक में लिखा प्लान बस बेंडर की मनगढ़ंत कहानी थी। जैसे कि कई लोग अपने डार्क ख्याल्स को कागज पर उतारते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वो हत्यारे हैं। पार्कर ने यह भी कहा कि बेंडर के घर की सर्च गैर कानूनी थी और नोटबुक, शेल केसिंग जैसे सबूत को कोर्ट में नहीं लाना चाहिए था। फिर प्रोसिक्यूशन ने जेसिका को गवाही के लिए बुलाया। जेसिका ने हिम्मत दिखाई। उसने बेंडर की जलन, उसकी धमकियां और वो वॉइस मेल सुनाए जिसमें बेंडर ने कहा था कि वो प्लान बनाएगा। जेसिका ने बताया कि पैट्रिक और मैं एक खुशहाल जिंदगी चाहते थे, लेकिन बेंडर की जलन ने सब कुछ तबाह कर दिया। जब जेसिका अपनी गवाही दे रही थी तो पार्कर ने उसको एक सवाल किया कि आप जून 2017 में पैट्रिक से डेटिंग कर रही थी, फिर नवंबर में बेंडर के साथ डिनर पर क्यों गई? यहां पार्कर वही डिनर की बात कर रहा था जो मैंने पहले एक्सप्लेन किया कि कैसे बेंडर प्लान करके पैट्रिक और जेसिका में फूट डालना चाहता था। तो इसके जवाब में जेसिका ने कहा कि मैं डर रही थी। बेंडर ने कहा था कि अगर मैं उससे मिलूंगी तो वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। अब आता है इस कहानी का एक और ट्विस्ट। डायमारा भी गवाही देने के लिए कोर्ट में आई, जिसको देखते ही बेंडर का सारा कॉन्फिडेंस पानी में बह गया और वो कोर्ट में ही टूट गया। बेंडर की एक्स वाइफ डायमारा सांचेज ने बताया कि उसने 2017 में बेंडर की नोटबुक देखी थी जिसमें मर्डर का पूरा प्लान लिखा हुआ था। डायमारा जब अपनी गवाही दे रही थी तो बेंडर पूरी तरह से टूटा हुआ नजर आ रहा था। प्रोसिक्यूशन ने सेल फोन एक्सपर्ट्स को बुलाया जिन्होंने बर्नर फोन को बेंडर से कनेक्ट किया। एंडी ने क्लोजिंग स्टेटमेंट में कहा कि उसकी नोटबुक कोई फिक्शनल नहीं थी। बेंडर ने हर डिटेल इस नोटबुक में लिखी थी, कैसे पैट्रिक को मारना है, कैसे सबूत मिटाने हैं। बेंडर ने खुद गवाही नहीं दी। वो कोर्ट में चुप बैठा रहा, कभी कभी सिर हिलाता या पैट्रिक की फैमिली की तरफ देखता। 4 दिन की गवाही के बाद केस जूरी को सौंपा गया। जेसिका और पैट्रिक की फैमिली बाहर इंतजार कर रहे थे, दिल में दुआएं मांगते हुए। जूरी को फैसला करने में सिर्फ 2 घंटे का टाइम लगा। 28 मई 2021 को फैसला आया, गिल्टी। जज डॉन निकल्स ने बेंडर को उम्र कैद की सजा सुनाई बिना पैरोल की संभावना के। We, the jury, find the defendant, Gregory Bender, as follows. Guilty of the charge of first-degree murder as charged in the indictment. Court served as accused guilty of the crime of first-degree murder and sentenced you to life in prison with no possibility of parole. Standard fines and costs are imposed. I will reduce those to a civil judgment. बेंडर ने कोई भाव नहीं दिखाया। उसने अपील फाइल की, ये कहकर कि उसके घर की सर्च गैर कानूनी थी, लेकिन उसकी अपील रिजेक्ट हो गई। Until you died, because the moment you step out, I'm going to finish you off. The same thing you did to my son. Sir, Max, you have to address the judge. That? You have to address the judge. I will miss my son. He was a beautiful soul. A beautiful kid. फैसले के 1 हफ्ते के बाद पैट्रिक का 29वां जन्मदिन था। जेसिका, पैट्रिशिया और बाकी फैमिली वेस्ट पाम बीच पर कब्रिस्तान में गए, जहां पे पैट्रिक की बॉडी को दफन किया गया था। उन्होंने पैट्रिक की कब्र पर केक रखा, शैंपेन खोली और इंसाफ की जीत का जश्न मनाया। अब ये केस तो पूरा हो गया, लेकिन बेंडर के दिमाग में क्या चल रहा था और इस त्रासदी ने जेसिका की जिंदगी को कैसे बदल दिया, चलिए इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। अब सबसे पहला सवाल ये है कि बेंडर ने ऐसा क्यों किया। आइए उसके दिमाग की गहराई में उतरते हैं। बेंडर एक नार्सिसिस्ट था जो जेसिका को अपनी प्रॉपर्टी, अपनी ट्रॉफी समझता था। जब जेसिका ने उसे छोड़ा तो उसका ईगो, उसकी इज्जत सब टूट गया और पैट्रिक उसकी हार का प्रतीक था।
बेंडर की जलन इतनी गहरी थी कि उसने मर्डर को एक गेम की तरह प्लान किया। नोटबुक में हर डिटेल लिखी, बर्नर फोन अरेंज किया, डक्ट टेप से अपने जूतों को छुपाया। उसका कॉन्फिडेंस, उसका घमंड था। उसे लगा कि वो कभी पकड़ा नहीं जाएगा, लेकिन नोटबुक को कूड़ेदान में फेंकना उसकी सबसे बड़ी गलती थी। जेसिका का दर्द भी कम नहीं था। वो गिल्ट से गुजरी, सोचती थी कि अगर मैं बेंडर को पहले रोक पाती तो पैट्रिक आज जिंदा होता। उसने इंटरव्यू में बताया कि बेंडर इतना पॉजेसिव था कि मुझे हमेशा लगता था कि बेंडर मुझे वापस पाने के लिए पैट्रिक को मार डालेगा। और जेसिका आज भी पैट्रिक की सगाई की अंगूठी पहनती है, जो पैट्रिक की फैमिली ने उसे उसकी 30वें जन्मदिन पर दी थी। ग्रेगरी बेंडर ने सोचा था कि वो एक परफेक्ट क्राइम कर लेगा और कभी पकड़ा नहीं जाएगा, लेकिन एक नीली नोटबुक ने उसका सारा राज खोल दिया। आज वो मेडिसन काउंटी जेल में है, जहां वो अपनी जिंदगी का आखिरी दिन काटेगा। ये कहानी हमें सिखाती है कि जलन और पॉजेसिवनेस कितनी खतरनाक हो सकती है। अगर आप भी ऑनलाइन डेटिंग एप्स इस्तेमाल करते हैं तो मेरी सजेशन यही है कि ऑनलाइन डेटिंग में सावधानी बरतिए। खैर, आपको ये कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। आज की कहानी में इतना ही, फिर मिलेंगे क्राइम की किसी और कहानी के साथ। तब तक सतर्क रहिए और अपने आप को क्राइम से दूर रखिए और देखते रहिए द डार्क फाइल्स।